A very good morning to all of you and welcome to this class. आज हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहां से इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो है वो इस पार्ट से यानी कि इस टॉपिक से जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। 2 क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तो 1 क्वेश्चन तो यहाँ से आपका बनता ही बनता है, ठीक है? क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो वहां से कम 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं। अब वो क्वेश्चन किस, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कहाँ से कैसे क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के अंदर बनते हैं, ठीक है? तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशन पर्पज व्यू से भी और एज ए इंडियन सिटीजन भी जो आपको ये पता होना चाहिए आपको प्रियम्बल क्या कहता है, ये प्रियम्बल होता क्या है, ठीक है, क्या इसमें बातें की गई हैं, तो ये चीजें आपको जो है वो पता होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है? तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो आप जो है वो इस तरीके से आप इस टॉपिक को जो है वो पढ़िए, इस टॉपिक को याद करिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रियम्बल होता क्या है। देखिए, जो आपका प्रियम्बल होता है एक तरह से ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है किसी भी डॉक्यूमेंट में, जो एक्सप्लेन करते हैं डॉक्यूमेंट की फिलॉसफी, उसके ऑब्जेक्टिव को, ठीक है? यानी कि आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, उसको ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको जो है वहां पे एक शॉर्ट फॉर्म एक्सप्लेन करती है, जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं, ठीक है? ये प्रेजेंट करता है कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उनकी इंटेंशन क्या थी, उनके इसके इसके क्रिएशन के पीछे की हिस्ट्री क्या है, और एक तरह से कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स क्या होंगे नेशंस के, ये जो प्रियम्बल करता है। तो प्रियम्बल आपको एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है किसी भी डॉक्यूमेंट की, ठीक है? तो ये वहां पे आती है, ठीक है? इसके बाद हम यहाँ पे इसकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है इसकी हिस्ट्री, कि जो प्रियम्बल के पीछे का आइडिया था, प्रियम्बल को कहाँ से अडॉप्ट किया गया, या फिर जो है इसका जो आइडिया कहाँ से लेट डाउन किया गया। जब असेंबली की हिस्ट्री पढ़ाई थी मैंने, वहां पे एक चीज आपको पढ़ाई थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो आपके पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू की तरफ से, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, जिसको अडॉप्ट किया गया था जनवरी 22 1947 को, ठीक है, ये पढ़ाया था। तो ये आइडिया उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आपके पास यहाँ पे आया है, तो ये चीज आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ से बन जाता है, ये कहाँ से आया, ठीक है, प्रियम्बल का। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वहां से इसका आइडिया जो है वो प्रियम्बल का आया है, इसको एज इट इज वहां पे अडॉप्ट किया गया है, तरीके से यहाँ से बन सकता है। हालांकि ये कोर्ट के अंदर एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है, ये कोर्ट के अंदर ऐसा नहीं कि जो प्रियम्बल में जो बातें लिखी हैं आप इसको कोर्ट में एनफोर्स कर सकते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स आपके होते हैं, ठीक है, आप उनको जो है वो कोर्ट में एनफोर्स करवा सकते हैं, आप वहां पे जा सकते हैं। लेकिन जो प्रियम्बल में जो एक आइडिया, वहां पे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारा देश, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे काम करता है, ठीक है? बाकी इसमें 2 केसेस भी हैं प्रियम्बल में, जो मैं अभी लास्ट में आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं जो आपका प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव है कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहता क्या है, ठीक है? तो ये आपका एक तरह से हिस्ट्री हुई। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से कई बार क्वेश्चन जो है वो इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बन जाता है, ठीक है? ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद हम प्रियम्बल की बात करते हैं। अगर कोशिश आप ये करेगी प्रियम्बल आपको, क्योंकि बड़ा ज्यादा लंबा नहीं है ये, ठीक है? प्रियम्बल क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट, ठीक है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी होता है कई बार ना, आपसे ये सीक्वेंस पूछ लेते हैं, जो ये 5 वर्ड है, मतलब इनको हम शॉर्ट में ट्रिप, ठीक है, मतलब इनको हम ट्रिपलेस डीआर कहते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन, आपसे इस क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो इसका सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि भाई इसका सीक्वेंस क्या है, ठीक है? तो कई बार यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो 3 वर्ड है सोशलिस्ट सेकुलर, तो ये आपको ना याद कर लेने हैं, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, और ये क्वेश्चन आया भी है प्रीवियस, जब आप एंट्रेंस एग्जाम्स पेपर्स को देखेंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन आया भी है।
तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और इसको आप याद कर लीजिएगा। बड़ा लंबा प्रियम्बल नहीं है, आपको ये अगर आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर याद हो जाएगा ये, ठीक है। और क्योंकि एक या दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो वो क्वेश्चन आपके डन हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए और एचपीयू में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें वहां मतलब इनका देखो, इनका मीनिंग क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल वाइज की इनका मीनिंग क्या है। लेकिन अभी आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समझना है, आपको सीक्वेंस यहाँ पे याद रखना है। ट्रिप्लस टी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, लेकिन जो है वो आपका सीक्वेंस क्या है, सोवरेन कब कहाँ पे आता है, पहले आता है बाद में आता है, तो ये बातें जो है वो आपको यहाँ याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि भाई कौन से जस्टिस की बात जो है वो प्रियम्बल में की गई है, तो आपकी जो सोशल है वो आपकी इकोनॉमिक पॉलिटिकल है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। भी जो है वो आपसे इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर मतलब ये आपसे पूछ सकते हैं कि जस्टिस की बात प्रियम्बल में कौन से जस्टिस की बात की गई है, कौन से लिबर्टी की बात की गई है, ठीक है। और वहां पे इक्वलिटी की बात, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, तो यहाँ पे लिबर्टी की बात भी की गई है, किस तरह की लिबर्टी की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपसे वहां पे पूछ सकते हैं। देखो कई बार क्या होता है ना कि कंफ्यूज करने के लिए भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लिबर्टी की बात क्या, कौन सी लिबर्टी की बात प्रियम्बल के अंदर की गई है। तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होते हैं, स्टेटस को ऑप्शन दे दिया, आपको ऑप्शन दे दिया, बिलीफ का ऑप्शन दे दिया, या फिर इकोनॉमिक का ऑप्शन दे दिया, सोशल का ऑप्शन दे दिया। तो आप कंफ्यूज वहां पे होते हैं कि वर्ड तो सारे हैं प्रियम्बल के अंदर, अब लिबर्टी की बात कहाँ पे की गई, किस लिबर्टी की बात की गई है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके सेंट्रस एग्जाम के अंदर बन जाते हैं, कंफ्यूज करने के लिए भी जो है वो आपको क्वेश्चन वहां पे दिए जाते हैं। ये मैं वही वो आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे आप उसको ध्यान से, तो आप इजिली जो है वो यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा आप उसको सॉल्व वहां पे कर सकते हैं, क्योंकि एक एक नंबर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो उसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फर्टर्निटी की बात की गई, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। यहाँ डिग्निटी की बात भी की गई है और नेशन की यूनिटी और इंटेग्रिटी की बात भी जो है वो यहाँ पे की गई है, ताकि वो एक साथ रहे, उसकी यूनिटी है उस बात भी जो है यहाँ पे की गई है। अब जो क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है वो क्वेश्चन बनता है अब इस पैराग्राफ में, ठीक है। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू hereby अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो ये बन जाता है कि आपके जो प्रियम्बल है उसमें कौन सी डेट मेंशन की गई है, नवंबर 1949 की। अब कंफ्यूजन यहाँ पे क्या होता है कि जब कई बार हम सोचते हैं कि भाई वहां पे ना आपके पास जब संविधान को 26 जनवरी को 1950 को, तो कई बार हम वहां पे कंफ्यूज होते हैं, शायद ये डेट वहां पे प्रियम्बल के अंदर हो सकती है, क्योंकि इस दिन जो है वो क्या था, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट डेट है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है वो डेट यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो वो चीजें हमारे पास यहाँ पे आती हैं कि भाई जो डेट है वो 26 नवंबर 1949 है। तो ये डेट से भी यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपके अंदर बन जाता है, ठीक है। या फिर हमारा जो संविधान है वो किस दिन अडॉप्ट किया गया उसको, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन आपके सेंटेंस एग्जाम के अंदर बन जाता है, तो ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है, तो वो भी आपसे क्वेश्चन जो है सेंटेंस एग्जाम के अंदर बन जाता है। तो नवंबर 19 मतलब 26 नवंबर को होता है, और इन्हें इसको अडॉप्ट कब किया गया, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताया, तो ये क्वेश्चन आपके इस एंट्रेंस एग्जाम से जो है बन जाते हैं। कोई किसी का कोई से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो प्रियम्बल के अंदर जो की वर्ड्स यूज किए गए हैं। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, उनके आपसे मीनिंग पूछ लेते हैं कि इनका मीनिंग, ठीक है। अब कई बार आपसे इसका मीनिंग पूछ लेते हैं कि जो स्टार्टिंग में जो लाइन यूज हुई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये फ्रेज का मतलब क्या है। देखिए जिस फ्रेज का मतलब ये है कि जो ये फ्रेज है दैट अफर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि जो आपका
इंडिया है जो अथॉरिटी डिराइव करता है, जो लेजिटिमेसी डिराइव करता है, दैट इज फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, कि वहां पे किसी सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वहां पे वी वी का मतलब होता है द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों का मतलब यहाँ पे होता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये बात यहाँ पे करता है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हो किसी बाहर की अथॉरिटी ने यहाँ पे है, उसको बाहर के लोगों ने ड्राफ्ट नहीं किया, उसको यहाँ के लोगों ने ही ड्राफ्ट किया है। जो उनकी जो है वो कलेक्टिव बिल और कलेक्टिव एस्पिरेशन को यहाँ पे वो शो करता है। तो ये बात करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि भाई लोगों से अपनी पावर डिराइव करता है, लोग हैं तब कॉन्स्टिट्यूशन है, लोग है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है वो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक फर्स्ट जो टर्म हमारे पास यहाँ पे यूज हुई है। ठीक है, वो बात करता है। और एक और चीज यहाँ पे बात करता है कि जो पावर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ठीक है, ठीक है, वो आपके जो सिटीजन्स में जो पावर्स हैं, दैट टू गवर्न देमसेल्फ एंड पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब जब हम वोटिंग देते, हम जो वोट करते हैं तो हम सरकार चुनते हैं। सरकार जो है वो संविधान की रखवाली करती है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है वो की रखवाली करती है कि जो राइट संविधान के अंदर बताए गए, जो प्रिंसिपल्स वहां पे हैं, उनका जो है वो पालन वहां पे हो सके, उनका जो है वहां पे कोई उनके अगेंस्ट वहां, जब हम फंडामेंटल राइट को डिस्कस करेंगे आगे, हम वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या वो राइट्स हैं, क्या क्या चीजें वहां पे होती हैं। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो वो सरकार चुनी जाती है, ठीक है, हमारे इस देश की कंट्री की। अब हम बात करते हैं जो वर्ड्स मैंने आपको पहले बताए थे, जो की वर्ड्स यहाँ पे हैं, उनका मतलब कई बार मतलब भी आपसे पूछ लेते हैं, सुबह का मतलब क्या होता है, या फिर ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं आपसे, मतलब आपको पढ़ लेना चाहिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मतलब आपको वर्ड जो है वो याद पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है शॉर्ट फॉर्म में। ज्यादा डिटेल में आपको नहीं है यहाँ पे कि आपको हर चीज बड़े डिटेल में पढ़नी है, तो डिटेल में क्वेश्चन इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर नहीं आते हैं। आपको अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में चीजों को समझेंगे तो आपको ये इजिली याद भी रहेंगी। ठीक है, और आप उनको लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे और क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये आपको जो आपके एडमिशन लॉ के अंदर सेमेस्टर के अंदर आपका ये टॉपिक, ये आपका सिलेबस के अंदर जहां पे आप डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, केस वाइज इसको लेंथी है। ठीक है, तो हमारे पास पहला वर्ड हमारे पास यहाँ पे आता है सोवरेन। देखिए सोवरेन का मतलब आपने पहले भी पढ़ा होगा, अगर किसी ने ग्रेजुएशन में बीए की है, माफ कीजिएगा, बीए में ग्रेजुएशन की है, आर्ट्स पढ़ा है प्लस वन प्लस टू के, तो वहां पे आपने थोड़ा बहुत आप इसको पढ़ते हैं। सोवरेन का मतलब दैट इज नीदर डिपेंडेंट और नॉट डोमिनेटेड बाय एनी अदर कंट्री। ठीक है, मतलब वहां पे सेल्फ गवर्न, जब मैं यहाँ पे स्टेट की बात कर रहा हूँ तो मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब हमारे ऊपर किसी का हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, या फिर हमारे ऊपर किसी ने हमको किसी ने डोमिनेट नहीं किया, किसी अदर कंट्री ने, जिसका हमारे कंट्री के ऊपर राइट है। जैसे ब्रिटिशर्स थे तो वो हमारी कंट्री को डोमिनेट करते थे, वैसा अब नहीं है, तो हम एक सेल्फ गवर्निंग स्टेट है। तो भाई हमारे ऊपर किसी का राइट, किसी का डोमिनेट हमें नहीं करता, तो हम एक सोवरेन कंट्री है। ठीक है, मतलब हमारे ऊपर किसी की अथॉरिटी नहीं है कि हमें कोई काम करने से पहले किसी को पूछना पड़ता है कि हम ये काम करें या फिर ना करें। ठीक है, तो हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं। ठीक है, हम अपने जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जो इंटरनल अफेयर्स है, हम उनको खुद मैनेज करते हैं, तो हम एक सोवरेन जो है वो कंट्री है। सेंट्रल एग्जाम के अंदर जो है वो इनके मीनिंग भी कई बार पूछ लेते हैं कि सोवरेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको नोट यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद हम बात की, ठीक है, अब वही बात यहाँ पे आ गई, जब मतलब अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो वहां पे आपने सोशलिस्ट थ्योरी जो है पढ़ी होगी, जो मार्क्स की थ्योरी है, जो लेनिन की थ्योरी है। ठीक है, जो मार्क्सिस्ट थ्योरी हम पढ़ते हैं, तो वो बेसिकली वो बेसिस करती है, वो सोशलिस्ट पे बेस्ड थ्योरी, मतलब कि एक सोशो इकोनॉमिक सिस्टम की बात यहाँ पे ये वर्ड यहाँ पे करता है कि जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल वहां पे होनी चाहिए, वहां सबको बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, वहां पे कोई अमीर है गरीब है वो चीज वहां पे नहीं रहेगी। अगर मान लो कोई वेल्थ है तो वो आप दोनों में बराबर बंटना चाहिए, वहां पे सबका राइट होता है। जैसे हम आजकल न्यूज में पढ़ते हैं ना कि हमारे देश की जो अब 75% जो वेल्थ है वो आपके 1 या 2% लोगों के पास है।
ठीक है? तो अगर सोशलिस्ट कंट्री मतलब बात की गई है, तो वो वेल्थ सब में डिस्ट्रीब्यूट हो वहाँ पे चाहिए, या फिर रिसोर्सेज़ हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो वहाँ पे जो है वो उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है ना? और जो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज़ है हमारे देश के सिटीज़न्स में, उसको जो रिड्यूस वहाँ पे किया जाना चाहिए। जो हम मैंने पहले देश में जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है। ठीक है? तो ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हमारे देश के अंदर हैं, ये जो उसको आपका जो किया जाना चाहिए, जो सोशलिस्ट जो वर्ड हमारे पास यहाँ पे ऐड किया गया है, वो ये इसकी बात करता है। जो मैंने आपको पहले बताया कि ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, कि भई कोर्ट यहाँ पे काम करेगा। जो प्रिएम्बल में लिखा है तो को हम कोर्ट वहाँ पे जा सकते हैं और कोर्ट वहाँ पे ये बोलेगा कि भई, ये प्रिएम्बल में लिखा है तो उसको करो। ऐसा पढ़ा है कि जो प्रिएम्बल में जो चीज़ें लिखी गई हैं, दैट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट। ठीक है? तो ये बातें लिखी ये एम की बात करता है कि हमारे देश की सरकारों को ठीक है, अब सरकार काम करेंगी करेंगी, ये चीज़ कन्फर्म कहीं भी नहीं है। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको नोट कर ली हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं सेक्युलर की। चीज़ होती है जहाँ पे किसी का कोई धर्म नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे कंट्री का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, कि सिर्फ़ हमारे देश में यही रिलीजन हमारे देश में हर ठीक है ठीक है, जो रिलीजियस न्यूट्रलिटी की बात यहाँ पे जो हमारा संविधान है, ठीक है, वो करता है। रिलीजन नहीं है, हमारे यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं। तो यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सरकार को जो है वो सभी धर्म के लोगों के लिए काम करना है। सभी धर्म हमारे पास यहाँ पे रिस्पेक्टफुल है, ठीक है? हमें हर धर्म की रिस्पेक्ट जो है वो करनी चाहिए। किसी को भी धर्म के नाम पे हम किसी को भेदभाव यहाँ पे नहीं करते, ठीक है? वर्ड सेक्युलर है, ठीक है? वहाँ पे बात ये करता है, ठीक है? मतलब यहाँ पे जो है वो एक तरह से पॉजिटिव पे की गई है, ठीक है? मतलब वहाँ पे हमारे देश में सभी रिलीजन्स हैं, वहाँ पे सभी की रिस्पेक्ट वहाँ पे होती है, चाहे उनकी स्ट्रेंथ कम है या फिर ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे जो सेक्युलर वर्ड है, वो सॉरी सेक जो वाट यहाँ पे करता है। उसके बाद हमारे डेमोक्रेटिक, ठीक है? ये बात करता है ऐसी गवर्नमेंट की बात करता है जो लोगों के लिए अकाउंटेबल हो, ठीक है? जब हमारे देश के अंदर जो चुनाव होते हैं तो हम वहाँ पे वोट देते हैं, हम वहाँ पे अपने एमपीज़ को चुनते हैं, हम वहाँ पे अपने नुमाइंदों को चुनते हैं जो संसद में जाते हैं, वहाँ पे इस देश के पीएम ठीक है? तो ये वर्ड आपका डेमोक्रेटिक यहाँ पे करता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे, अगर हम डिटेल में इसको डिस्कस करने जाएँगे तो बहुत ही डेप्थ लेकिन इतना डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत जो है वो ऐसे यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो डेमोक्रेटिक एम्फसिस करता है ना एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट दैट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो ये आपका डेमोक्रेटिक यहाँ पे वर्ड यहाँ पे है। इसके अलावा जब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है? जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की यहाँ पे जो आपकी एग्जीक्यूटिव होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर ठीक है फॉर और इज पॉलिसीज एंड एक्शंस जो मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं के लिए अपनी सारी पॉलिसीज और अपने सारे एक्शंस के लिए ठीक है यहाँ पे जो भी यूनिवर्सल वोटिंग राइट जहाँ पे जो अडल्ट 18 साल से ऊपर है उनको सबको वोट देने का राइट यहाँ पे होता है वहां पे पॉलिटिकल इलेक्शंस होते हैं वहां पे लॉ की सुप्रीमेसी है ठीक है वहां पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है जहाँ पे जुडिशरी अपने अकॉर्डिंग वहां पे काम करती है ठीक है और जो आपके हाँ, ठीक है, यहाँ पे जो है वो absence ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है बेस्ड ऑन सर्टेन ऑफ डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम ठीक है तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो है वो की गई हैं ठीक है आपके इस वर्ड के अंदर जो मतलब ये वर्ड हम क्यों ऐड किए इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है ये सारी चीजें वो शो करती हैं उसके बाद लास्ट में हमारे पास वर्ड यहाँ पे आता है ठीक है यहाँ पे रिपब्लिक की बात यहाँ पे की गई है कि भाई जो आपका ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात यहाँ पे की गई है होता है, ठीक है? दैट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल एंड और देयर रिप्रेजेंटेटिव ठीक है? मतलब कि जो आपका एक होती है, कहीं न कहीं जो उसका वहाँ पे हेड होता है, वो या तो जो लोग हैं वहाँ वो उसको चुनते हैं या फिर जो लोगों ने अपने नुमाइंदे चुने होते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने होते हैं, तो वो उसको चुनते हैं, वो जाके उसको चुनते हैं। जैसे हमारे देश का जो हेड होता है, वो आपका प्रेज़िडेंट होता है। प्रेसिडेंट को डायरेक्टली वोट तो नहीं देते हैं कि भाई हम सिर्फ एमपीज़ को चुनते हैं। हम वोट किसको देते हैं? हम अपने देश के जो एमपीज़ होते हैं, हम उनको वोट देते हैं, ठीक है? अब हम जो प्रेसिडेंट होता है, वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट होता है। मतलब वो हमारी कंट्री का फर्स्ट सिटीज़न्स होता है, ठीक है?
वहां पे आती है तो हम उसको डायरेक्टली वोट नहीं देते हैं। क्या आपने कभी प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट दिए हैं? नहीं दिए हैं। हम सिर्फ एमपीज को चुनते हैं, हम एमएलए को चुनते हैं, वो वहां पे वोट देते हैं। ठीक है, हालांकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, हमारे पास प्रेसिडेंट का चुनाव टॉपिक आएगा। ठीक, चीज वहां पे आपकी रिपब्लिक जो वर्ड हमारे पास यहाँ पे ऐड किया गया है, ये चीज वहां पे एक चीज वहां पे की गई कि भाई यहाँ पे कोई मोनार्की नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई राजाओं सिस्टम नहीं है कि राजा का मरने के उसका बेटा वहां पे राजा बनेगा, वो वहां पे अधिकार करेगा, वो वहां पे जो है वो चलाएगा। यहाँ पे कोई मोनार्की नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जो वो हम जो वोट देते हैं हर 5 साल के बाद यहाँ पे सरकार बदल की नहीं है। यहाँ पे कोई जो है वो तानाशाही यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये रिपब्लिक की बात यहाँ पे करता है, ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब एक और क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है, ठीक है, वो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, अमेंडमेंट इन द प्रीएम्बल। ठीक है, कि भाई प्रीएम्बल कितनी बार अमेंड किया गया है? सिर्फ एक बार प्रीएम्बल में अमेंडमेंट की गई है, वो कब की गई है? इन बाय 42nd अमेंडमेंट इन 1976। अब जो ये अमेंडमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। ठीक है, जहां पे 3 वर्ड ऐड किए गए थे, दैट इज सोशली एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, ये 3 वर्ड जो है वो हमारे प्रियम्बल के अंदर ऐड किए गए। तो ये क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे बन सकता है कि प्रियम्बल के अंदर, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रियम्बल के अंदर अमेंडमेंट कब हुई? ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, उसका आंसर है 1976 में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ, ऐसी वो कौन सी अमेंडमेंट है जिससे प्रियम्बल के अंदर अमेंडमेंट की गई थी? दैट इज 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रियम्बल के अंदर कितनी बार, सिर्फ एक बार की गई है। और जो प्रियम्बल के अंदर अमेंडमेंट की गई थी, वहां पे कौन से वर्ड ऐड किए गए हैं? या फिर जो आपको कई बार ये क्वेश्चन आपसे इंटर वर्ड है, या फिर कोई एक वर्ड यहाँ से उठाएंगे कि भाई ये सेक्युलर वर्ड है, ये इसको कब प्रियम्बल के अंदर ऐड किया गया था? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके सेंट्रल एग्जाम के अंदर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको चीजें पढ़नी है। उसके बाद कई बार क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट केसेस का भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। यहाँ पे 2 केसेस हुए थे। पहला था बिरुवरी 1960 का, जहां पे ये बोला गया दैट सुप्रीम कोर्ट हैज दैट प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये लेकिन जो 1973 का जो केस है, दैट इज केशवानंद भारती केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब आपके एडमिशन लॉ के अंदर, यहाँ पे ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये केस आप कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक आप ये मान सकते हैं कि बेसिक केस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे ये बोला गया कि प्रीएम्बल, ठीक है, तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछ सकते हैं। ये कौन से केस के अंदर बोला गया था कि प्रीएम्बल जो वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है? तो ये प्रीएम्बल का टॉपिक जो वो यहाँ पे कंक्लूड हुआ। अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो वो मुझे आप बता सकते हैं, करनी है वो भी आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यस या नो कर दीजिए, कोई क्वेश्चन है या नहीं है। ठीक है। ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स बताए गए हैं। ठीक है, हम उनको डिस्कस, यहाँ पे बता देता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, एक बार आप उनको याद कर लीजिएगा। वहां पे आपको याद क्या क्या करना है, मैं देखिए जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, आपको उनके नाम पता होने चाहिए कि कौन से पार्ट में क्या चीज बोली गई है, कौन से आर्टिकल से शुरू होता है और कौन से आर्टिकल पे खत्म होता है। ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपके पार्ट से भी बन जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट 3 क्या कहता है, पार्ट 11 क्या कहता है, वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तो कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सेंट्रल एग्जाम के अंदर बन जाता है पार्ट से भी। ठीक है, तो वो ज्यादा वहां पे समझने के लिए कुछ नहीं है, आपको सिंपल वो पार्ट्स में आपको व्हाट्सएप मतलब ग्रुप में सेंड कर दूंगा अगर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपको पार्ट्स भी याद कर लेने हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पहले पार्ट को। इस पार्ट से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पार्ट आपको समझ लेना है।
ठीक है, एक क्वेश्चन आपका मतलब कंफर्म नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी आपको टॉपिक है पढ़ लेना है, आ सकता है। देखो पहला पार्ट बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की। ठीक है, जो बात की गई है आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल करता है। ठीक है, आर्टिकल 1 बात करता है इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर बन जाता है कि आर्टिकल 1 क्या बात करता है, या फिर इंडिया दैट इज भारत के अंदर बोला गया है, तो दैट इज योर आर्टिकल 1। ठीक है, ये बात यहां पे कर सकता है। ठीक है, अब बात करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जो टेरिटरी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया यहाँ पे किया गया है। फर्स्ट, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ठीक है, तरह की टेरिटरीज की बात जो है वो यहाँ पे की गई है। देखो ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप जितना हल्की हल्के में, तो ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो आप और कंफ्यूज वहां पे होंगे, और उतने डेप्थ में क्वेश्चन इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये चीज आर्टिकल 1 के अंदर की गई एज ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स, कि भारत जो इंडिया है, ठीक, इंडिया दैट इज भारत, जो स्टेट्स की यूनियन है, दैट इज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर जो भी यहाँ से पूछ सकते हैं। और दूसरी बात एक चीज यहाँ पे एक और भी है कि जो आपके ने के नेम है, या फिर यूनियन टेरिटरीज के नेम है, वहां पर उनके टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है, वो भी सारे जो जो आपके फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन जो है वो होते हैं। कि मैंने आपको जब शेड्यूल पढ़ाया तो मैंने वहां पे चीजें आपको डिस्कस जो वहां पे मैंने की थी। तो ये आपका आर्टिकल 1 यहाँ पे बात करता है। आर्टिकल करता है, आर्टिकल 2 यहाँ पे बात करता है दैट एम्पावर द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। ठीक है, एम्पावर करता है पार्लियामेंट को। पहला क्या एम्पावर करता है कि जो हमारे यूनियन है, ठीक है, उसमें एक नई स्टेट को वहां पे एडमिट करे। ठीक है, या फिर वहां पे कोई नई स्टेट एस्टेब्लिश करे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, मैं आपको वो समझाता हूँ। ठीक है, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया, ठीक है, वो बात करता है कि भाई जब हम अपने जो हमारी यूनियन है उसमें हम नई स्टेट को ऐड करते हैं, स्टेट को ऐड करते हैं जो पहले से एग्जिस्टेंस के अंदर है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करता है। और सेकंड पॉइंट रेफर करता है कि जो मतलब वो पहले से एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं है, हम नई स्टेट वहां पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये आपका आर्टिकल 2 बात करता है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, क्वेश्चन आता है कि भाई जो न्यू स्टेट एस्टेब्लिश करने के बाद कौन सा आर्टिकल के अंदर की गई है, क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। आर्टिकल 3 यहाँ पे बात करता है दैट इज इट ऑथराइज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट, separation of territory from any other state, or by uniting two or more states or part of the states by inviting any territory with the part of any state। ठीक, अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, मैं आपको कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर करूंगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका किसी भी स्टेट का एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको डिमिनिश कर सकते हैं, बाउंड्रीज को अल्टर, किसी भी स्टेट के नेम को अल्टर कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 3 यहाँ पे बात करता है। ठीक है, देखो आर्टिकल 2 आर्टिकल लोग होते हैं। ठीक है, उस कंफ्यूजन को भी दूर मैं भी यहाँ पे आपकी करूंगा। अभी भी शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो कि स्टेट को बनाने की बात तो ऐड करने की बात दोनों आर्टिकल के अंदर की गई है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं, जब आर्टिकल करते हैं, यहाँ पे 2 कंडीशन यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, जब हम आर्टिकल 3 के जब सरकार अगर इसमें आगे बढ़ेगी तो वहां करना पड़ेगा। पहले कंडीशन ये है कि सरकार अगर ये बिल लाना चाहती है पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल 3 के अंदर, तो वो पहले उसकी प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन वहां पे है। ठीक है, और जो जो जब वह बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो जिस स्टेट में हम मतलब किसी के एरिया हम चेंज कर रहे हैं, उसको डिमिनिश कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं, या फिर नाम में चेंज कर रहे हैं हम, कि नाम जो है वो स्टेट को जो है वो वहां पे उसको हम बाउंड्रीज को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, हम स्टेट नई स्टेट वहां पे बना रहे हैं, तो मतलब स्टेट को रेफर वहां पे किया जाता है, जो उसकी असेंबली में जो वहां पे प्रस्ताव डलता है कि भी आप इसके ऊपर क्या कहते हैं, ये चीज
हालाँकि वो जो स्टेट का जो रेज़ोल्यूशन होता है, जो उनका मत होता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि भई वो वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वो उसको स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये प्रेज़िडेंट वहाँ पे चेक करता है। अब देखिए, अब आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो, बात करता है रेफर टू द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू स्टेट दैट आर नॉट ए पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। या होता है कि वे वहां पे किसी भी स्टेट की एडमिशन की बात करता है, और या फिर नई स्टेट को बनाने की बात करता है, जो कंट्री है, हमारा जो यूनियन है, उसका वो पार्ट नहीं है। लेकिन आर्टिकल 3 बात करता है ऑन अदर हैंड, रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ चेंजेस इन एग्जिस्टेंस स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, यानी कि जो आर्टिकल 3 बात करता है वो ऐसी स्टेट्स की बात करता है जो पहले से यहाँ पे, पहले से हमारे कंट्री का पार्ट है। हाँ, वहाँ पे जो है वो उनको, मतलब हम 2 स्टेट्स को काट के नई स्टेट बनाते हैं, चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें, वहाँ पे आर्टिकल 3 यहाँ पे ये बात करता है। ठीक है? और नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास आर्टिकल 4। आपको ऐसा लगता है ना कि मैं बड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ या थोड़ा जल्दी हो रहा है, तो आप मुझे वो बता सकते हैं, थोड़ा स्लो डाउन जो आप मुझे कर सकते हैं। आर्टिकल 4 बात करता है, दैट इज लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। ठीक है? मतलब कि ये सिंपल आपको इतना समझना है शॉर्ट में, कि जब मतलब आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के अंदर अमेंडमेंट होती है, ठीक है? तो मतलब कि वो आर्टिकल 368 के अंदर जो है वो उस पर्पस के लिए वहाँ पे यूज़ नहीं की जाती है। ऐसा नहीं कि मतलब आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए इस बिल को पास करवाने के लिए, वैसा जो है वो नहीं है। लेकिन यहाँ से जो एक और क्वेश्चन जो यहाँ से वो ये है कि 19 अक्टूबर 1953 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो है वो एक नई, जो फर्स्ट जो लिंग्विस्टिक स्टेट यहाँ पे बनाई गई थी, इट इज नोन आंध्रा। ठीक है? बाय सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मद्रास एरियाज। ठीक है? तो ये पहली स्टेट यहाँ पे जो है वो फॉर्म जो है वो यहाँ पे लिंग्विस्टिक, दैट इज आंध्रा। ठीक है? जो वहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग एरिया से वहाँ पे वो उनको अलग करके वहाँ पे जो स्टेट है वो यहाँ पे। ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो ये हमने आज डिस्कस किया। कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम इतना डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है? कल हम नए पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, कल हम शुरुआत करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। इसके बाद का जो पार्ट सेकंड है वो आपका सिटीजनशिप है। ठीक है? वो उतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, वहाँ पे कुछ समझाने के लिए वहाँ पे नहीं है। अगर आप सिंपली उसको, आप चीज़ें वहाँ पे समझ जाएँगे, कुछ चीज़ें आपको, मतलब कौन-सा आर्टिकल क्या बात करता है, ठीक है? वहाँ पे डेट्स इम्पोर्टेंट है आपके सिटीज़नशिप में, तो कई बार वो को पढ़ के समझ सकते हैं वहाँ पे, मतलब मेरे बताने लायक चीज़ें वहाँ वैसे नहीं कि मैं आपको वो चीज़ वहाँ पे समझाऊँगा। तो मैं उसके पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँगा। अगर हाँ, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आपको रहता है, आपको वो चीज़ समझ वहाँ पे नहीं आती, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर थर्ड की तरफ हम कल जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक बड़ा है, ठीक है? वो टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो उसपे ज़्यादा टाइम आपका लगेगा, ठीक करेंगे। कोई क्वेश्चन आपका है, तो वो क्वेश्चन जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई चीज़ रिपीट करनी है, तो हम रिपीट कर सकते हैं, तो हम सिलेक्ट। कोई है किसी का क्वेश्चन? ठीक है फिर। ठीक है, क्लास को यहीं खत्म करते हैं, और संडे है तो कल क्लास वैसे ही नहीं होगी। ठीक है, कल आप रेस्ट करिए, और कल आप जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए उनको देखिए, प्रिपेयर करिए। बाकी थोड़ा करंट अफेयर भी आप देखिए, और इंग्लिश इंग्लिश पे फोकस भी आप करिए, कल संडे तो। क्योंकि ग्रामर भी थोड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो ग्रामर को आप पढ़िए। कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो फिर एक चीज़ आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं। ठीक है? तो क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।